भारत का संविधान, भाग 1 बीग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 बीग नागरिकता। जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पत्थर पर खींची लकीरें हैं। मतलब उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, सब कुछ एकदम तय है। पर सच तो ये है कि ये नक्शा एक जिंदा दस्तावेज जैसा है। एक जिंदा दस्तावेज। हाँ, जिसे कई बार बदला गया है। आजादी के बाद से आज तक राज्यों की सीमाएं, उनके नाम, सब कुछ बदला है। और ये बदलने की ताकत आती कहाँ से है? ये आती है हमारे संविधान से। आज हम संविधान के उन्हीं शुरुआती पन्नों को खोलेंगे जो इस नक्शे को बनाने, बिगाड़ने और फिर से बनाने की ताकत देते हैं। तो आज की चर्चा का विषय है भाग 1, जो भारत की परिभाषा तय करता है, और भाग 2, जो ये तय करता है कि इस भारत का नागरिक कौन है। बिल्कुल, हम बात करेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 से, और इसकी पहली ही लाइन में एक बहुत दिलचस्प बात छुपी है। हाँ, अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब यहीं रुकते हैं। दो नाम क्यों, इंडिया और भारत? ये कोई मामूली बात नहीं थी। संविधान सभा में इस पर घंटों बहस हुई थी। अच्छा, क्या बहस थी? देखिए, कुछ सदस्य चाहते थे कि सिर्फ पारंपरिक नाम भारत ही रहे, जो हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा है। सही बात है। वहीं दूसरे गुट का कहना था कि दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है, सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी नाम से हुए हैं, तो इसे ही रखना चाहिए। तो ये जो आप पहली लाइन पढ़ते ना, इंडिया दैट इज भारत, ये असल में एक समझौता है, एक तरह का मिडवे सॉल्यूशन। हाँ, हमारे इतिहास और हमारे भविष्य के बीच एक पुल बनाने की कोशिश। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब इसी लाइन के दूसरे हिस्से पर आते हैं, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। सुनने में ये अमेरिका के फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसा लगता है, पर मुझे पता है कि इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, और यही भारत की नींव का सबसे जरूरी पत्थर है। अमेरिका में क्या हुआ? 50 अलग अलग, आप कह सकती हैं, स्वतंत्र राज्य थे। वो एक साथ आए और उन्होंने एक समझौता करके एक देश बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो एक फेडरेशन है। भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। मतलब भारत पहले से एक देश था। यहाँ राज्यों ने मिलकर देश नहीं बनाया, बल्कि देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया। इसीलिए हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के दो गहरे मतलब हैं। पहला, ये किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। संघ अविनाशी है। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 1 ने ये तो साफ कर दिया कि देश का नाम क्या है और उसका स्वभाव क्या है। लेकिन भारत के एक क्षेत्र या टेरिटरी में क्या क्या आता है? क्या सिर्फ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश? लगभग यही, पर संविधान इसे थोड़ा और विस्तार से बताता है। अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। पहला, राज्यों के क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में दिए गए यूनियन टेरिटरीज। ओके। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार अक्वायर कर सकती है, यानी जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो ये तो हुई उस भारत की बात जो नक्शे पर पहले से मौजूद था। लेकिन हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि भविष्य में भारत की सीमाएं बदल सकती हैं। कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन सकता है। उस स्थिति के लिए उन्होंने क्या दरवाजा खोला? वो दरवाजा है अनुच्छेद 2। ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर अपनी शर्तों पर संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अनुच्छेद उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो सिक्किम का होगा, है ना? बिल्कुल। 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। वो एक अलग प्रोटेक्टोरेट था। जब सिक्किम के लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, तो इसी अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके पहले उसे एक सहयोगी राज्य बनाया गया, और फिर उसे भारत के 22वें राज्य के तौर पर पूर्ण दर्जा दिया गया।
गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, ये सब भी इसी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए है, लेकिन अगर देश के अंदर ही कुछ बदलना हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसे 2 हिस्सों में बांटकर एक नया राज्य बनाना हो, या उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करना हो, हाँ, तब क्या होगा? उसके लिए है अनुच्छेद 3। ये शायद हमारे संविधान के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेदों में से एक है। ये संसद को देश के अंदर किसी भी राज्य का नक्शा बदलने की लगभग पूरी आजादी देता है। क्या क्या कर सकती है संसद? संसद कानून बना के किसी राज्य का एरिया बढ़ाया घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्रीज बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, या 2-3 राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक बिल्कुल नया राज्य बना सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है संसद के हाथ में। इसका मतलब तो ये हुआ कि केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्य का वजूद ही मिटा सकती है। क्या ये राज्यों के अधिकारों पर एक तरह का हमला नहीं है? सवाल बहुत वाजिब है और इसीलिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ओके। और इससे भी जरूरी, राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित होने वाले राज्य या राज्यों की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा, तो राज्य की राय मायने रखती है? अगर राज्य की विधानसभा उस बिल को खारिज कर दे तो? यही पर असली पेंच है। राज्य की विधानसभा की राय को मानना या न मानना, ये पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। मतलब उनकी राय बाध्यकारी नहीं है? नहीं, सिर्फ सलाह है। और दिलचस्प बात यह है कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने का बिल आंध्र प्रदेश की विधानसभा में भेजा गया, तो उन्होंने उसे भारी बहुमत से खारिज कर दिया था। लेकिन फिर भी बिल पास हो गया? हाँ, क्योंकि जैसा हमने समझा, संसद उनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है और नतीजा हम सबके सामने है। वाह, मतलब राज्यों का वजूद पूरी तरह से केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। और यहीं पर अनुच्छेद 4 में एक ऐसी बात छुपी है जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बना देती है। हाँ, और ये पॉइंट भारत के केंद्र और राज्यों के रिश्ते की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कोई भी बदलाव, यानी किसी नए राज्य को शामिल करना या मौजूदा राज्य का नक्शा बदलना, बिल्कुल, तो ये जो बदलाव हैं, इन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत टेक्निकल लग रहा है। मैं इसे सरल करती हूँ। देखिए, संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक मुश्किल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसे विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए उस मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। ये काम एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, जैसे कोई आम कानून पास होता है। एग्जैक्टली। मतलब ये कि अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो किसी राज्य को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए सिर्फ 272 सदस्यों की सहमति ही काफी है। ये तो प्रक्रिया को बहुत लचीला बनाता है। हाँ, और इसीलिए भारत को एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, पर संघ के अंदर राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये तो हो गई देश की जमीन की बात, लेकिन जमीन से ज्यादा जरूरी हैं उस पर रहने वाले लोग। देश बनता है नागरिकों से। तो अब आते हैं संविधान के भाग 2 पर, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। और यहाँ भी संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही व्यावहारिक और दूरदर्शी नजरिया अपनाया। एक आम धारणा है कि संविधान का भाग 2 हमें बताता है कि भारत का नागरिक कैसे बने, पर यह सच नहीं है। तो फिर ये क्या बताता है? भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 मुख्य रूप से सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है। 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन था? बस उसे एक दिन की बात? हाँ, ये भविष्य के लिए नियम नहीं बनाता, ये बस उस एक दिन की तस्वीर साफ करता है। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी बात भविष्य के लिए क्यों छोड़ दी गई? क्योंकि उस वक्त हालात बहुत असाधारण थे। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग सीमा के इस पार से उस पार जा रहे थे, माहौल में बहुत अनिश्चितता थी। तो संविधान बनाने वालों ने महसूस किया कि भविष्य में नागरिकता के नियम क्या होंगे, ये उस वक्त की चुनी हुई सरकार यानी संसद पर छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने बस शुरुआती बिंदु तय कर दिया। तो वो शुरुआती बिंदु क्या था? अनुच्छेद 5 के हिसाब से 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक बना? अनुच्छेद 5 ने 3 शर्तें रखी।
पहली और सबसे जरूरी शर्त थी डोमिसाइल की। डोमिसाइल यानी उस व्यक्ति का इरादा भारत को ही अपना स्थायी घर बनाने का था, सिर्फ अस्थायी तौर पर रहना काफी नहीं था। और डोमिसाइल के साथ? इस मुख्य शर्त के साथ 3 और शर्तें थीं, जिनमें से किसी एक का पूरा होना जरूरी था। या तो वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। जो भी इन शर्तों को पूरा करता था वो भारत का नागरिक बन गया। लेकिन ये तो इन लोगों के लिए था जो यहीं रह रहे थे। उन लाखों लोगों का क्या जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए थे? ये उस वक्त का सबसे बड़ा मानवीय संकट था। सोचिए उस परिवार के बारे में जो 1948 में लाहौर से अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आया। उनके लिए जानना जरूरी था कि वे अब कानूनी रूप से भारतीय हैं या नहीं। बिल्कुल। इसी स्थिति के लिए अनुच्छेद 6 बनाया गया। इसने एक कट ऑफ डेट 19 जुलाई 1948 तय की और उसके आधार पर पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता देने के नियम बनाए। इसका मकसद उन लाखों शरणार्थियों को एक कानूनी पहचान देना था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए पर बाद में वापस लौट आए। उनके लिए अनुच्छेद 7 था। और फिर एक और श्रेणी थी उन भारतीयों की जो विदेशों में रह रहे थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका, केन्या या इंग्लैंड में। उनके लिए अनुच्छेद 8 बनाया गया। उसमें क्या प्रावधान थे? उसमें कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और वो विदेश में रह रहा है, तो वो वहां के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत का नागरिक बन सकता है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये सब मिलकर 26 जनवरी 1950 की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? नागरिकता के भविष्य के नियम बनाने की शक्ति किसे मिली? वो शक्ति पूरी तरह से संसद को दी गई अनुच्छेद 11 के तहत। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि नागरिकता हासिल करने यानी एक्विजिशन और खत्म होने टर्मिनेशन से जुड़े सारे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास होगा। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी? बिल्कुल। इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया। अच्छा, तो आज नागरिकता से जुड़े सारे नियम उसी कानून में? हाँ, आज भारत में जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे छीनी जा सकती है, ये सारी बातें संविधान में नहीं बल्कि इसी कानून में लिखी हैं। और इसमें समय समय पर कई संशोधन भी हुए हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो संविधान का भाग 1 भारत को एक ऐसे अनोखे देश के रूप में स्थापित करता है जिसकी बाहरी सीमाएं तो मजबूत और अविनाशी हैं, पर अंदरूनी नक्शा जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। संसद को राज्यों को बनाने और मिटाने का अधिकार है, पर राज्यों को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और भाग 2 हमें बताता है कि हमारे संविधान ने नागरिकता पर कोई स्थायी नियम नहीं बनाए। उसने सिर्फ बंटवारे के बाद के मुश्किल समय में ये तय किया कि उस दिन देश का नागरिक कौन है, और भविष्य की सारी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की चुनी हुई संसद पर छोड़ दी। ये हमारे संविधान के लचीलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। हमारी इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहलाता है। अब इस पर सोचिए कि इस एक वाक्यांश में हमारे लोकतंत्र की एकता, उसकी शक्ति और उसके लचीलेपन के बारे में क्या गहरा संदेश छिपा है। ये मॉडल जहां केंद्र इतना शक्तिशाली है कि वो राज्यों की पहचान बदल सकता है, क्या ये भारत जैसे विविध देश को एक साथ रखने के लिए एक जरूरी व्यवस्था है, या ये राज्यों के अधिकारों पर एक स्थायी खतरा है? इस संतुलन पर ही भारत का भविष्य टिका है।